डिस्काइनेशिया इरिवर्सिबल है? रैबिट खरगोश जैसे कच कच की घास खाता है, होठ के लिप्स के मूवमेंट होता है, वैसे ही पेरिओरल ट्रिमर्स आएंगे, इसको रैबिट सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैबिट सिंड्रोम। इसके अलावा ईपीएस को ट्रीट करने की ड्रग्स क्या है? तो एंटीकोलिनर्जिक देता है, और एंटीकोलिनर्जिक में पर्टिकुलरली कौन सी ड्रग देता है? एंटीकोलिनर्जिक देता है, और एंटीकोलिनर्जिक में पर्टिकुलरली एक नंबर पे आती है ट्राईएक्सिलफेनिडाइल। कौन आती है? ट्राईएक्सिलफेनिडाइल। कॉम्बिनेशन में आती है रेस्पेरिडोन विद ट्राईएक्सिलफेनिडाइल, ऐसे ही आती है, कॉम्बिनेशन करके ही देते हैं ताकि एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स ना आए, ईपीएस ना हो। तो याद रखना है, ईपीएस को ट्रीट करना कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया हो तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देता है, और एंटीकोलिनर्जिक में पर्टिकुलरली ट्राईएक्सिलफेनिडाइल देता है। कौन सी? ट्राईएक्सिलफेनिडाइल। लो जी बताओ, फटाफट बताओ। क्या है ये? Recently diagnosed with schizophrenia, developed severe muscle cramp with torticollis. है? सी है? टॉर्टिकोलिस किसके साइन एंड सिम्टम है? डिस्टोनिया के है। क्लोरप्रोमाजिन के बारे में बात कर ले तो फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीसाइकोटिक है, पहली एंटीसाइकोटिक, क्रॉनिक हिकअप्स डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं इसको, क्लोरप्रोमाजिन को। और ये एलर्जिक डर्मेटाइटिस करती है और फोटोसेंसिटिविटी कॉज करती है। जब भी पेशेंट क्लोरप्रोमाजिन ले रहा हो या कोई भी फोटोसेंसिटिव ड्रग ले रहा हो तो आपको बताना है धूप में नहीं जाने का, सनस्क्रीन लगाने का, पूरा ढक जाने का, कवर हो जाने का, बाहर जाना है तो एलर्जिक डर्मेटाइटिस कॉज हो जाएगा। इसके अलावा क्लोरप्रोमाजिन ब्लू ग्रे स्किन का डिस्कलरेशन भी करता है, और लेंस और कॉर्निया का पिगमेंट का भी चेंज कर देता है। तो याद रखना 4-5 पॉइंट, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, फोटोसेंसिटिव, कॉर्निया और लेंस का डिस्कलरेशन करेगा। इसके अलावा ब्लू ग्रे स्किन का भी डिस्कलरेशन करेगा, और क्रॉनिक हिकअप्स डिसऑर्डर यानी हिचकियां बार बार जिसको क्रोनिकली आती है उसको दी जाती थी, एंटी एमेटिक एक्शन है इसके। इसके अलावा थायोरिडाजिन की बात करें तो ये भी फर्स्ट जनरेशन ड्रग है, और फर्स्ट जनरेशन में सबसे कम ईपीएस किसके होते हैं पूछा जाए तो थायोरिडाजिन है। कौन है? थायोरिडाजिन है। और ये भी पिगमेंटेशन, रेटाइना का पिगमेंट चेंज कर देता है, रेटाइना का पिगमेंट चेंज करता है, और ईसीजी में क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देता है। इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग वाले पे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कई बार, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल, इसका मतलब किसको देंगे? पुअर कंप्लायंस वाले को देंगे। किसको दोगे इंजेक्शन? अबे जो गोलियां नहीं ले रहा है। इंजेक्शन किसको दोगे? जो गोलियां नहीं ले रहा है, कभी फेंक दे रहा है, 2 दिन ली 5 दिन नहीं ली, इसको पुअर कंप्लायंस बोलता है। क्या बोलते हैं? पुअर कंप्लायंस। उसको क्या लगाना है? लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन लगाना है। एक बार लगा दिया, 2 हफ्ते 4 हफ्ते चलेगा, 2 हफ्ते 4 हफ्ते कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन लगाना है। यही एमसीक्यू पिछले नॉर सेट में भी आया था। फ्लूबेंजिन दे सकते हो, हेलोपेरिडोल दे सकते हो, रेस्पेरिडोल, ओलाजिबान, पेलिपेरिडोन, एरिप्राजोल, ये सब लॉन्ग एक्टिंग में आता है। और इसको पुराना नाम इसका डिपोर्ट प्रिपरेशन है। पुराना नाम क्या है? डिपोर्ट प्रिपरेशन। और ये किसको देते हैं? तो ये पुअर कंप्लायंस वाले को देते हैं। और पुअर कंप्लायंस बोले तो जो इंसान दवाइयां रेगुलर नहीं ले रहा, दवाइयां रेगुलर नहीं ले रहा, उसको क्या कहते हैं? पुअर कंप्लायंस कहेंगे। तो इंजेक्टेबल फॉर्म है, अलग अलग इंजेक्शन अलग से काम करते हैं। मोस्टली इंजेक्शन 2 to 4 वीक काम करते हैं, 2 to 4 वीक काम करते हैं, ये याद रखना है। हेलोपेरिडोल की बात करें तो हेलोपेरिडोल बहुत खतरनाक हो चुकी है आजकल। हेलोपेरिडोल वेरी पोटेंट ड्रग्स है, बहुत भयंकर खतरनाक, बहुत ज्यादा ईपीएस, सबसे ज्यादा ईपीएस करने वाली ड्रग है। इसके अलावा फोटोसेंसिटिव, ये भी सबसे ज्यादा फोटोसेंसिटिव है। और ये भाई साहब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करेगी, और हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है डायबिटीज वाले पेशेंट, टाइप 1 वाले को हमेशा इंसुलिन लेनी पड़ती है। तो अगर हेलोपेरिडोल चल रही है तो इंसुलिन डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ता है, और हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया करेगी। और अगर भैया सडन डेथ भी हो सकती है अगर आईवी दिया तो, अगर लगा दिया तुरंत तुरंत जाएगा, तुरंत वेंट्रिकुलर एरिथमिया कर देता है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया कर देता है। तो आईवी अगर सडन पुश कर दिया है तो हेलोपेरिडोल बहुत डेंजर रूप ले लेती है। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे क्लोजापाइन, रामबाण ड्रग, क्लोजापाइन इज रामबाण ड्रग,
ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया। मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट जो होता है वो एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस का मतलब है डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, और जब बॉडी का डब्ल्यूबीसी काउंट कम होगा तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा क्लोजापाइन हाईएस्ट वेट गेन करवाती है। इसके अलावा ये सेडेटिव भी है और साइलोरिया कॉज करती है। साइलोरिया मतलब इंक्रीज सलाइवेशन, इंक्रीज सलाइवेशन। इसके अलावा जब भी क्लोजापाइन देना है वीकली सीबीसी करना है, और सीबीसी 3000 से ऊपर है तो ही कंटिन्यू करनी है, अदरवाइज नहीं देनी, अदरवाइज नहीं देनी। ये खास बात याद रखना है। वीकली सीबीसी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है फर्स्ट 6 मंथ। उसके बाद एवरी 2 वीक कर सकते हो, और डिसकंटिन्यू किया उसके भी 4 वीक के बाद करनी है। और जो काउंट है वो 3000 से कम है, मतलब ड्रग रोक दो बे, रोक दो, रोक दो। इन्फेक्शन प्रिकॉशंस लेने जरूरी है, सीबीसी मॉनिटर करनी है। अगर पेशेंट सॉर थ्रोट फीवर की शिकायत कर रहा है तो मतलब तुरंत सीबीसी भेजो, अगर काउंट इतना आ रहा है रोको। बताओ। क्या चाहते हो अंकिता जी? ऑनलाइन वालों को समोसे से कोई मतलब नहीं है, वो तो चाहते हैं मैं समोसा ना खिलाऊं तुमको। हो गया भाई, बुखार आ रहा है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ रहा है, क्लोजाबाइन चल रहा है, बुखार आ रहा मतलब अलर्ट होने की जरूरत है। क्या केयर कर डालोगे रे? लो करो, केयर करो। सेफ एनवायरनमेंट मेंटेन करने का है। इसके अलावा लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है। सेट द लिमिट, हर चीज की लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है। रियलिस्टिक लिमिट सेट करना है, फॉर्म लिमिट सेट करना है, ना डराना है ना धमकाना है, लिमिट सेट करना है, बस इतना ही, यही है, यही लिमिट, फॉर्म लिमिट सेट करना होता है। इसके अलावा फिजिकल नीड को असेस करना है, 1 to 1 इंटरेक्शन करना है, और अल्टर थॉट प्रोसेस को मॉनिटर करना है। इसके अलावा पेशेंट अगर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और पैरानॉइड का है तो बिल्कुल बिना मतलब के टच ना करे, वरना उसको चिल्लाने लग सकता है वो कि मर्डर कर रहे हो, मार रहे हो, क्या कर रहे हो, है? टच ना करे, नो टचिंग प्रिंसिपल अपनाने का है, और डेली रूटीन एस्टैब्लिश करना है, ग्रूमिंग पे ध्यान देना है। वो सारा केयर तुम कर लोगे, केयरफुल आदमी हो तुम लोग। इसके अलावा अगर पेशेंट को डिल्यूजन है तो क्या करोगे बे? डिल्यूजन है तो इंटरेक्ट बेस्ड ऑन रियलिटी बेस्ड पे इंटरेक्शन रखनी है। इसके अलावा पेशेंट को फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए एनकरेज करना है। इसके अलावा डू नॉट डिस्प्यूट द क्लाइंट और ट्राई टू कन्विंस द क्लाइंट दैट डिल्यूजन इज फॉल्स। कन्विंस करने की कोशिश नहीं करना है कि तुम्हारा विचार है जो ये झूठ है, फॉल्स है, ऐसा कन्विंस नहीं करना है, बहस नहीं करनी है। पेशेंट को लग रहा है सच है मतलब सच है। इसके अलावा 1 to 1 एक्टिविटी करानी है। Alter hospital routine as necessary such as by using canned or packaged food or food from home। ऐसा काम करना ही करना है जरूरत हो पेशेंट को तो। इसके अलावा रिकॉग्नाइज अकम्प्लिशमेंट, परसिक्यूशन वाला हो तो पेशेंट को अपने घर से खाने लाना दे सकते हो, पैकेज फूड दे सकते हो। इसके अलावा पॉजिटिव फीडबैक देना है, अगर कुछ अच्छे काम कर रहा है तो। हेल्यूसिनेशन हो रहा है तो क्या करना है? आस्क द क्लाइंट डायरेक्टली अबाउट हेल्यूसिनेशन, क्या कहती है ये आवाज है, पूछने का है। आस्क द क्लाइंट डायरेक्टली अबाउट हेल्यूसिनेशन पूछना है, अवॉइड रिएक्टिंग टू द हेल्यूसिनेशन इफ वर रियल। इसके अलावा डिक्रीज स्टिमुलाई और मूव द क्लाइंट टू अनदर एरिया, डिक्रीज करने की कोशिश करनी है, दूसरे एरिया में मूव कर सकते हो। रियलिटी बेस्ड टॉपिक पे फोकस करवाना है, री एंगेज करना है, ध्यान हटाना है। इसके अलावा पेशेंट को टच नहीं करेंगे। इसके अलावा इंक्रीज एंजाइटी और एडिसेशन विच में इंडिकेट हेलुसिनेशन आर इंक्रीजिंग। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहा है, बेचैन हो रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, इसका मतलब हेलुसिनेशन बढ़ रहा है, तो उस जगह से रिमूव करना है। अब आता है मूड के डिसऑर्डर। आप बताओ सिजोफ्रेनिया में तुमको खास चीज याद क्या रखनी है? टाइप्स याद रखना है, प्रोग्नोसिस याद रखना है, एपिडेमियोलॉजिकल डाटा जरूर याद रखना है, और एंटी साइकोटिक ड्रग्स एग्जांपल्स, क्लोजापाइन के बारे में 2-4 बातें, वो सब याद रखना है। वो क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। सिजोफ्रेनिया का टाइप से आ सकता है या टर्मिनोलॉजी से आ सकता है, कुछ भी आएगा, पर आएगा पक्का। अब देखते हैं मूड, मूड कैसा है। मूड बहुत अच्छा है।
मूड तुमको बताया था, मूड इज लॉन्ग टर्म इंटरनल इमोशनल फीलिंग व्हाइल अफेक्ट इज इमीडिएट आउटवर्ड शॉर्ट टर्म एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। यूथाइमिया इज नॉर्मल रेंज ऑफ मूड एंड एलेक्सीथाइमिया इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इमोशन, नॉट एबल टू एक्सप्रेस इमोशंस। अबे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे खोपड़ी में जा रही है का? स्पीड बहुत ही ज्यादा है का? अब बेटा ये तो देखो, सारांश क्लास इज नॉट फॉर बिगिनर्स। ये क्लास उन बच्चों के लिए होती है जो थ्योरी पढ़ चुके हैं। नहीं, उनको मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं लेनी है, उनको भी पढ़नी है ताकि टॉपिक के नाम पॉइंट ये तो पता रहेगा, इंपॉर्टेंट क्या है वो तो पता चल रहा है ना कम से कम। बट जिनने पढ़ रखा है उसका रिवीजन बिल्कुल होगा अगर वो सुन रहा है तो। अदरवाइज यू बैठ के झपकी लो, ये शताब्दी एक्सप्रेस है जो निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो भैया तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ सुनना है, जितना पल्ले पड़ जाए 5% 10% वो भी फायदे का सौदा है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक का पता चल रहा है उसका पॉइंट नोट कर सकते हैं। बाकी पुराने वाले जो कीड़े हैं उनको नोट रिवीजन है, ये उनके लिए अच्छा रिवीजन जरूरी है। चलो, तो चारों वर्ड अब मैंने ये 10 बार बता रखे हैं यार, फिर मैंने 1 सेकंड में बताए हैं। अबे समोसा लंच में कौन खाता है? हाँ? नीचे खाना बना है बे, और ऐसे 300-250 समोसे बनने में वक्त लगता है। अभी बोल दे समोसा, ऐसे थोड़ी रेडीमेड पड़ा है। भैया देखो, खर्चा आता है एक बार समोसे खिलाने के आइडियली 3500 से 4000 रुपए। जो मैंने आज की क्लास में जो 12 घंटे खड़ा रह के पैर पे वो गया, वो सब चला जाएगा। तो सोचो, बहुत ही भारी नुकसान हो जाएगा। नहीं, पैसे कोई बात नहीं है, पर देखते हैं, अभी विचार करेंगे तुम्हारे बारे में। अब देखो, जरूर देखो, कवर करना बहुत जरूरी है। चलो सुनो, मेनिया हो जाएगा, वरना मैनिक एपिसोड क्या होगा? मैनिक एपिसोड में तुमको पता है मेनिया में क्या होगा भाई साहब? एलिवेशन ऑफ मूड, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। एलिवेशन ऑफ मूड एंड इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी इज द मेन फीचर रहेगा। और साथ में क्या होगा? फ्लाइट ऑफ आइडियाज, आइडियाज की हवाई जहाज। साथ में प्रेशर, टोन सब इंक्रीज होगा। क्या? प्रेशर, टोन और वॉल्यूम तीनों इंक्रीज हो जाएगा। स्पीच का बालक इधर देख शत्रुमूर्ख, गर्दन पीछे क्यों कर दी? हाँ। कोई खतरा नहीं है, गर्दन सीधी रखो। हाँ, फिर आता है डिप्रेसिव एपिसोड। डिप्रेसिव एपिसोड में सब क्या होगा? सैडनेस ऑफ मूड, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, और साथ में क्या देखने को मिलेगा? साथ में डिक्रीज प्रेशर, टोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीच। वॉल्यूम ऑफ स्पीच सब धीरे धीरे स्लो मोनोटोनस स्पीच में बोलेगा। फिर आ गया बाइपोलर। बाइपोलर का क्या मतलब है? मूड के दो पोल है, यानी कि अल्टरनेटिव एपिसोड्स आएंगे, अल्टरनेटिव मूड एपिसोड्स होंगे। एक बार डिप्रेशन होगा, एक बार मेनिया होगा, एक बार डिप्रेशन होगा, एक बार मेनिया होगा। ये बाइपोलर है। बाइपोलर फर्स्ट किसको कहते हैं? इधर ध्यान से देखने की बात ये है, बाइपोलर फर्स्ट हम मेनिया अल्टरनेटिंग विद डिप्रेसिव एपिसोड, इसको हम मिक्स्ड एपिसोड बोल सकते हैं। ये क्या है? अरे भाई दोनों है, मतलब मिक्स हुआ ना, ये मिक्स्ड एपिसोड है। या फिर अकेला मेनिया है तो भी बाइपोलर फर्स्ट है। सुनो बे, बाइपोलर फर्स्ट कौन? कि अल्टरनेटिव एपिसोड ऑफ डिप्रेशन और मेनिया। अल्टरनेटिव एपिसोड डिप्रेशन ऑफ मेनिया, जिनको मिक्स एपिसोड बोल सकते हैं। या फिर एक और कंडीशन है, अलोन ए मैनिक एपिसोड। अलोन ए मैनिक एपिसोड, मेनिया अकेला भी बाइपोलर फर्स्ट कहलाता है। फिर आता है बाइपोलर सेकंड। बाइपोलर सेकंड, तो सेकंड में क्या है? डिप्रेशन सेम है, साथ में है क्या? हाइपोमेनिया। और हाइपोमेनिया इज लेसर डिग्री ऑफ मेनिया, लेस सीवियर डिग्री ऑफ मेनिया, यानी कि यहाँ मूड एलिवेट तो है पर इतना नहीं है कि मेनिया में होता हो जितना। और हाइपोमेनिया हमेशा अच्छा माना जाता है। हाइपोमेनिया का मतलब है पेशेंट फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जल्दी जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं। इसमें बहुत क्रिएटिव क्रिएटिव काम करता है। लोग स्टेज पे जो सिंगर गाना गाते हैं, उछल कूद करते हैं लंगूर की तरह, वो सब हाइपोमेनिक फेज है। वो सब हाइपोमेनिक फेज में होता है, तब इतनी लाइव पब्लिक कॉन्सर्ट में गाना गाते हैं, तब वो कुछ लेके आते हैं, तभी आता है ऐसा यूफोरिक फेज, हाइपोमेनिक फेज, वरना तो होगा नहीं। वरना आदमी को लगे क्या ही कूदूं, कितनी देर कूदूं बे, है? ऐसा होता ना।
तो बाइपोलर फर्स्ट एंड सेकंड याद रखना है। बाइपोलर फर्स्ट में याद रखोगे अल्टरनेटिंग एपिसोड ऑफ मेनिया और डिप्रेशन, दिस इज नोन एज मिक्स एपिसोड, और ए अलोन मैनिक एपिसोड, और ए अलोन मैनिक एपिसोड। वहीं बाइपोलर सेकंड इज अल्टरनेटिव पीरियड ऑफ डिप्रेशन एंड हाइपोमेनिया, अल्टरनेटिव पीरियड ऑफ डिप्रेशन एंड हाइपोमेनिया। लो जी बताओ। क्या हुआ बेटा किट्टू? किट्टू क्या माइक भेज रहा है, क्या चाहते हो? क्या लग रहा है? तो बोलो ना, जल्दी बोलो। पक्का एक है क्या? पक्का है सबकी तरफ से? हाँ, भयंकर गुस्सा कर रहा है। गुस्सा कोई कर रहा हो तो सेफ्टी जरूरी है। ये देखो परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, जिसको क्रॉनिक मूड डिसऑर्डर बोलते हैं, ये क्या है? क्रॉनिक मूड डिसऑर्डर है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है। डिसथाइमिया इज क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। क्या है डिसथाइमिया? क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, लगातार 2 साल से हल्का उदास दुखी रहता था। ये क्या कहलाता है? डिसथाइमिया कहलाता है। नॉट एनफ टू डायग्नोस मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, क्योंकि सिम्टम इतने माइल्ड है और ड्यूरेशन क्राइटेरिया 2 साल है। डिसथाइमिया में सिंपली याद रखना है क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन, ड्यूरेशन इज मोर देन 2 ईयर, मोर देन 2 ईयर। याद रहेगा क्या? फिर दूसरा आता है परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर में साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया का मतलब क्या है बे? हाँ, ये बाइपोलर का माइल्ड फॉर्म है। बाइपोलर का माइल्ड फॉर्म। डिसथाइमिया किसका माइल्ड फॉर्म था? ओनली डिप्रेशन का था। ये किसका है? बाइपोलर का है, ये बाइपोलर का। तो यहाँ क्या होगा? माइल्ड बाइपोलर फॉर्म है और इसकी भी ड्यूरेशन मोर देन 2 ईयर है। डिसथाइमिया को बोलना है क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। वहीं साइक्लोथाइमिया को बोलना है क्रॉनिक माइल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। दोनों का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल याद रखना है। फिर आता है रैपिड साइक्लिंग। यहाँ साइकिल बड़ी तेज चल रही है। रैपिड साइकिलिंग का मतलब है साइकिल तेज चल रही है बे, और तेज चल रही है इसका मतलब क्या होगा? 4 या मोर एपिसोड इन ए ईयर। एक साल में 4 या उससे अधिक एपिसोड का आना क्या कहलाता है? रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर कहलाता है। एक साल में 4 या उससे अधिक एपिसोड्स का रिपीट होना रैपिड साइक्लिंग कहलाएगा। फिर आता है एक रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। नाम से दिख रहा है रिकरेंट डिप्रेसिव, डिप्रेशन आ रहा बार बार। कौन आ रहा है? डिप्रेशन। तो मोर देन 1 एपिसोड, अगर साल में 2 बार, एक बार से ज्यादा डिप्रेशन का एपिसोड अगर आ रहा है तब उसको हम क्या कहते हैं? रिकरेंट डिप्रेसिव कहेंगे। लो जी बताओ, फिर क्वेश्चन आया, फटाफट बता दो। तो dysthymia chronic mild depression over the period of 2 year, while the cyclothymia is chronic mild bipolar disorder over the period of 2 year. Rapid cycling 4 or more episode in a calendar year. इसका क्या है? एटलीस्ट 1 मैनिक और मिक्स्ड एपिसोड। ठीक ही है, ठीक ही है। बाइपोलर फर्स्ट ही तो पूछा है। मैनिया, मैनिया क्या है भैया? बता दिया अभी, वही था जो बताया। कारण क्या हो सकता है? कारण क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। न्यूरोट्रांसमीटर जो मेन है वो डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ा मिलाएगा। इसके अलावा सेरोटोनिन का लेवल भी बढ़ा होगा। और हाइपरथायरॉयडिज्म मिमिक द सिम्टम ऑफ मेनिया। हाइपोथायरॉयडिज्म मिमिक्स द सिम्टम ऑफ मेनिया, व्हाइल हाइपोथायरॉयडिज्म मिमिक्स द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। हाइपो वालों का सिम्टम कैसे होता है? डिप्रेशन वाले, हाइपोथायरॉयडिज्म वाला उदास रहता है, मूड स्विंग होते हैं, दुखी रहता है। वही हाइपरथायरॉयडिज्म वाला गुस्सा करता है, हाइपर एक्टिव रहता है, एग्रेसिव बिहेवियर करता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम मेनिया जैसे होते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स कैसे होते हैं? डिप्रेशन के जैसे होते हैं, याद रखना। लो जी फिर क्वेश्चन आ गया है, तुमको क्या खिलाओगे बे? खिलाओ, कुछ खिलाओ, फटाफट खिलाओ। है? 2 से 2, 2 से 2।
हाँ ठीक ही है। कैसा मरीज है? बाइपोलर डिसऑर्डर का है, एग्रेसिव है, भयंकर गुस्सा कर रहा भैया। एग्रेसिव वाला चेस खेल नहीं पाएगा, चेस अकेला नहीं खेलते हैं, बोर्ड गेम अकेला नहीं खेलते हैं, ग्रुप में दूसरों को फोड़ देगा, तो क्या करें ये, लिख के एक्सप्रेस करो बे गुस्सा। गुस्सा क्या करना है? लिख के एक्सप्रेस करना है। इसके अलावा भाई साहब मूड के ये चारों स्टेज बता दिए तुमको। यूफेरिया माइल्ड एलिवेशन है, इलेशन मॉडरेट वाला है, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ेगी, एक्सल्टेशन में मॉडरेट का मतलब है सीवियर प्लस डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी प्लस इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। इक्टेसी भयंकर खुशी है, खुशी इतनी की खुशी के मारे फट ना जाए। चलो दीदी जल्दी खा लेते हैं, 2 रोटी गर्म है, ऐसे तो नहीं जा रहे तुम अभी? फिर लाइन लग जाएगी दीदी। खास पॉइंट याद रखने की बात यह है कि बाइपोलर फर्स्ट 18 साल में ज्यादा देखने को मिलता है ऑनसेट, और बाइपोलर सेकंड 20 ईयर में मिलता है। लाइफ टाइम प्रेवलेंस इसकी भी 1% है। मेल टू फीमेल रेशियो इज 1.1:1, 1.1:1, स्लाइटली हायर रहता है मेल में एज कंपेयर टू फीमेल। और मेनिया वाले को फिंगर फूड देने, और फिंगर फूड वो फूड होते हैं ऑन द गो, ऑन द टो, ऑन द गो, ऑन द टो, चलते फिरते खा जाए वो खाना, हाथ में दे दो बे। समोसा खिला दो भले ही, कोई बात नहीं भैया, इसमें रोटी की रोल बना के देनी है, ब्रेड रोल, ये सब पनीर रोल, जो रोल होते हैं, जो भी हाथ में बना के दे दो और वो चलता फिरता खा ले, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है बे। खाना खाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो खाना नहीं खाएगा, तो चलते फिरते खाना, उसको फिंगर फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? फिंगर फूड। अब कैसा मैनेज करेगा? तो कैसा मैनेज करेगा? तो लीजिए, क्या हुआ, फिंगर फूड खा लिया क्या? अभी वक्त नहीं हुआ है बेटा। ताली किस लिए बताए? अरे भैया, तो समोसा होगा तो भी शाम को होगा, अभी थोड़ी है, अभी तो लंच है। क्यों? क्यों आटा गीला करा रहे हो? 4,000 का नुकसान होगा वे। तुम बार बार बोलते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलो, फिर भी मैं विचार करूंगा, या तो मल्ले वैसे कर देंगे, नहीं खिलाऊंगा, या फिर देखते हैं। चलो पहले सुनो, अभी 15-20 मिनट पड़े, ध्यान से सुनो। अभी लंच बना नहीं है, नीचे से फोन आया, अभी खाना नहीं बना है, 20-25 मिनट बाद आना है। तो एंटीमानिक बाहर रहते तो भी 1 घंटा टाइम मिलेगा ना। तो दीदी बना लेना, क्या दीदी आज मैगी बना लेते हैं। ठीक है। एंटीमानिक सुनो बे, बातें ना करो। मूड स्टेबलाइजर ड्रग ऑफ चॉइस कौन कहलाती है? लिथियम कहलाती है। क्वेश्चन आता है, याद रखना है। इसके अलावा साथ में कॉमनली अदर मूड स्टेबलाइजर कौन कौन है? तो वो लिथियम है, वाल्पोरेट है, कार्बामेजापाइन है, लेमोटिग्राइन है, ये सारे मूड स्टेबलाइजर है। साथ में साइकोटिक सिम्टम के लिए एंटीसाइकोटिक देने का है, एंटीसाइकोटिक देना ही देना है। इसके अलावा भैया बेंजोडाइजिपिन देते हैं, पेशेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हाइपर एक्टिव हो रखा है, भयंकर उछल कूद कर रहा है, मार दूंगा फाड़ दूंगा कर रहा है, तो कैसे करोगे? बेंजोडाइजिपिन का इंजेक्शन देके सुलाना है, डाइजिपाम लोराजिपाम देके सुला देंगे। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट देनी है, एंटी डिप्रेसेंट भी देनी है, और एंटी डिप्रेसेंट कभी भी बाइपोलर डिसऑर्डर में अकेली नहीं देनी है। और अकेले एंटी डिप्रेसेंट दोगे तो क्या होगा? अभी डिप्रेशन था, अब अकेली एंटी डिप्रेसेंट लेते ही वापस मेनिया में चला जाएगा। इसलिए साथ में देना क्या है? मूड स्टेबलाइजर देना है, मूड स्टेबलाइजर साथ में देना है। इसके खास बात, लिथियम के बारे में खास बात याद रखना है, जॉन केट भैया ने 1949 में डिस्कवर किया। थेराप्यूटिक रेंज क्या है, प्रोफाइलेक्टिक रेंज क्या है, ये क्वेश्चन आता है। थेराप्यूटिक रेंज याद करना है, 0.8 से 1.2 होता है, और ये एक्यूट मेनिया के लिए है। किसके लिए? ये एक्यूट मेनिया के लिए। वही प्रोफाइलेक्टिक का लेवल 0.6 से 1.2 है, और ये रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए, मेंटेनेंस में देना है। रिलैप्स को प्रिवेंट करना है, मेंटेनेंस। रिलैप्स एंड रिमिशन क्या होता है? रिलैप्स का मतलब क्या होता है?
रिलैप्स का मतलब होता है वर्सनिंग ऑफ सिम्टम आफ्टर टेम्पररी इंप्रूवमेंट, वर्सनिंग ऑफ सिम्टम आफ्टर टेम्पररी इंप्रूवमेंट। बालिकाएं चौंच ना लड़ाओ बे तुम। हाँ, वही रिमिशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम, सिम्टम की सीवियरिटी कम होना। हाँ, वो क्या कहलाता है? रिमिशन कहलाता है। वही कॉमनली लिथियम कार्बोनेट यूज होता है, 1500 से 2400 दे सकते हैं एक्यूट के लिए। मेंटेनेंस में 900 से 2100 का डोज कर सकते हैं। और इसका जो ब्रांड नेम है वो एस्कालिट है। क्या है? एस्कालिट। इंपॉर्टेंट खास बात कौन है बे? क्या कहना चाहते हो बे? है? कल से? अरे छोड़ो ना, वो तो समोसा। इतना किसी और का नाम लिए होते तो आज वो तुम्हारी होती। समोसे में क्या रखा है? कुछ नहीं है, आधा आलू, आधा सड़ा आलू। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अब ध्यान दो भैया, खास बात क्या है लिथियम के बारे में कि जब भी पेशेंट लिथियम ले रहा होगा आपको रेगुलर सीरम लिथियम लेवल मॉनिटर करने का है। रेगुलर मॉनिटर करना ही करना है। इसके अलावा मॉनिटर लेवल रेगुलर करना है। इसके अलावा फॉर द फर्स्ट मंथ एवरी वीकली करना है। यहाँ भी फर्स्ट मंथ क्या करना है? एवरी वीकली मॉनिटर करना है। हर हफ्ते सीरम लिथियम का लेवल मॉनिटर करना है। उसके बाद आपको एवरी 3 मंथ पे कर सकते हो। अवॉइड लिथियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वरना क्या हो जाएगा? इप्स्टीन अनोमली हो जाएगा। और ये डाउनवर्ड एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकास्पिड वॉल, इसको एप्स्टीन एनोमली कहते हैं। और इसमें हार्ट बॉक्स सेफ हार्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बॉक्स सेफ हार्ट। तो प्रेगनेंसी में अगर दिया तो इप्स्टीन अनोमली होगा, और इप्स्टीन अनोमली में हार्ट का सेफ बॉक्स सेफ हो जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। तो प्रेगनेंसी में कौन सी दोगे? है? है? अब लिथियम की जगह क्यूटिपाइन तो दोगे ही, वो तो एंटीसाइकोटिक है। प्रेगनेंसी में क्यूटियापाइन देना है, वो एंटीसाइकोटिक सेफ इन है। मूड स्टेबलाइजर में कौन है? है? हाँ, लेमोटेग्राइन देनी है। कौन देनी है? मूड स्टेबलाइजर जो प्रेगनेंसी में सेफ है वो लेमोटेग्राइन है। और एंटीसाइकोटिक की बात करें प्रेगनेंसी में तो क्यूटियापाइन है। कौन है? क्यूटियापाइन है। ठीक है, बॉक्स सेफ हार्ट हो गया। ठीक। इसके अलावा ये लिथियम के टॉक्सिसिटी के साइन हमको देखने को मिलेंगे ही। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, ट्रिमर, मेमोरी डिस्टरबेंस, लैक ऑफ स्पॉटेनिटी। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करता है, ये भी याद रखना है। थायराइड फंक्शन को अल्टर कर देता है, थायराइड हार्मोन को डिक्रीज करता है, ये जरूर याद रखना है। इस पे क्वेश्चन आता है। लिथियम क्या करता है? तो हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करता है। क्या करता है? हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा रीनल पे पॉलीयूरिया करता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कर सकता है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी करता है, एक्नी करता है, सोरियासिस करता है। ये सब नॉइसिया, वोमिटिंग, डायरिया, वेट गेन, टीवी चेंज, ये सब लिथ से याद रख सकते हो। साइड इफेक्ट लिथ, और लिथ का मतलब एल से ल्यूकोसाइटोसिस, बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है तो डब्ल्यूबीसी के काउंट बढ़ जाते हैं। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस भी करता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस करता है, जिसमें क्या होता है? लार्ज वॉल्यूम। क्या होता है डायबिटीज इंसिपिडस में? पॉलीयूरिया, भयंकर 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 वाला, नदियां बहती है। फिर इसके अलावा ट्रिमर और टेट्रोजेनिक है, ट्रिमर आएंगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी में दिया तो एप्स्टीन एनोमली होगा, और ये हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करता है। और इससे याद नहीं रखना तो पूरा याद रख लो। ल्यूकोसाइटोसिस, मेमोरी इंपेयरमेंट, ट्रिमर, हाइपोथायरॉयडिज्म, थ्रस्ट इंक्रीज करेगा, यूरिन बढ़ेगा, मोम्स बिहेवियर इज टेराटोजेनिक, इट्स टेराटोजेनिक। ठीक बात है। चलो, लिथियम टॉक्सिसिटी का याद रखना है। रिस्क फैक्टर, अबे क्या हो रहा है? अभी टाइम है ना? इन दोनों को तो रख दो, ये खोल, ये खाते हैं। फ्रिज में नहीं, ये गलेगी नहीं। कौन?